नमस्कार, आई ट्यूशन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का आज से क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा शायद कि आपका जो एग्जाम का डेट है लगभग डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी ऑफिशियली आपके जो स्कूल है उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जाम कब से है, लेकिन जहाँ तक न्यूज में जो दिया हुआ है उसके आधार पर अगर मैं कहूँ तो आपका एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, नो डाउट कि काफ़ी लेट हो चुका है, परंतु बहुत कुछ अभी किया जा सकता है। आपके लिए मैं तत्पर हूँ। नो डाउट कि बहुत पहले ही आपको ये चीज़ स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन जो लोग जुड़े हुए थे चैनल से उनको पता होगा कि मेरे साथ थोड़ा हेल्थ का इशू हो गया था प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि लगातार आपको वीडियो दिया करूँगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम तक बना रहूँगा। विश्वास करिए और वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और आपके एग्जाम में ये जो नंबर का जो फासला है, निश्चित रूप से आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपका मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए 140 को अभाज्य गुणनखंडों, यहाँ पर देखिए शब्द है अभाज्य और यहाँ शब्द है गुणनखंडों। तो इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट देखिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है 140 है, तो हम लोग क्या करते हैं 140 को तोड़ते हैं। देखिए आपको अभी एक एक चीज समझ में आ जाएगा। 140 को तोड़ेंगे क्या होगा, 2 सत्ते 14 जीरो, फिर इसको आप तोड़ लेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर इसको तोड़ देंगे तो 5 सत्ते 35। तो देखिए इसको जो है सो 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखा जा सकता है। अब देखिए हमको क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करना था किसको, 140 को। तो 140 का जब हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 गुना 5 गुना 7 होता है। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये जो संख्या मेरे पास है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भाज्य है क्या, भाज्य है। 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो देखिए ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हमको 140 को इसकी इस तरह से लिखना था। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है ऐसा, 2 गुना 5 गुना 7 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, तो ये जो है 156 को, सेम के सेम क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को रोक के एक बार ट्राई कर लें। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। फिर से वही काम करेंगे, 156 को यहाँ लिखेंगे हम लोग और 156 को तोड़ेंगे फिर से, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर इसको तोड़ेंगे 2 तिरके 6, 2 छक 18, एक मिनट 2 9 18 होगा, फिर से 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुना 13, ठीक है ऐसा दिख रहा है कहीं पर, 2 गुना 3 गुना 13, ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 2 कितना टाइम दिख रहा है, 2 टाइम, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 13, ठीक। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी दिखेगा, घबराना नहीं है। इसी को जैसे आप अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन इस तरह से रहता है, इसको 2 का पावर यहाँ 2 लिख देता और 3 गुना 13, तो हम भी यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको हम 2 का पावर 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था, फिर ऑप्शन मैच कर जाता। चलिए आई होप आपको समझ में हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर x इंटू 3 इंटू 13 के रूप में है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर x का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर 2 का जो पावर दिख रहा है x, इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सो देखिए हमको फिर से 156 को, अब 156 को हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन में तोड़ चुके थे, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 13 ये तो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 कितना टाइम दिख रहा है, 2 टाइम, तो 2 का पावर कितना लिखेंगे 2 और गुने 3 गुने 13। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर x और यहाँ पर 2, देखिए यहाँ से 2 बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है और 2 का पावर x है, 2 का पावर 2 है, यानी कि x का स्थान पे कितना दिख रहा है आपको,
x का स्थान पर 2 दिख रहा, इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि x का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में x का वैल्यू कितना है, 2 है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि HCF 510,92 बराबर 2 है तो LCM 510,92 का मान निम्न से क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि अगर यदि 510 और 92 का हम HCF ज्ञात करेंगे यानी तो आएगा 2, तो हम LCM निकालेंगे 510 और 92 का तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे, देखिए आपको इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा यानी कि HCF है और लसा मतलब LCM। ठीक है, तो पहली संख्या देखिए यहाँ पर 2 संख्या है ना, तो एक पहली संख्या दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा का मतलब होता है, देखिए इसमें अगर आपको पहली संख्या निकालने बोलेगा तो जान लीजिए लसा और मसा दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा। अगर आपको दूसरी संख्या निकालने बोलेगा तो पहली संख्या दिया रहेगा और बाकी ये दोनों दिया रहेगा। मतलब इसमें 1 2 3 4 चीजें, 4 चीजों में से हमेशा 3 चीजें दिया हुआ रहना चाहिए, तब चौथा चीज आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 510 और 92 का जो HCF है दिया है, हमको LCM पूछ रहा है, सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू को बैठा देंगे। तो देखिए पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर लसा कितना है निकालना है, तो लसा को लसा छोड़ दीजिए, LCM जो लिखना है आपका मर्जी लिख लीजिए। और मशा कितना है, देखिए मशा कह रहा ना कि HCF 510 और 92 2 है, तो मशा का स्थान पर 2 लिखेंगे। अब देखिए लसा निकालना, लसा को यहाँ छोड़ दीजिए, लसा को इधर रहने दीजिए, इसको इधर यानी कि मशा को इधर ले लाइए। तो 510 गुना 92 और बटा में कितना 2, इसको काट लीजिए, 2 चौके 8 2 छक 12। अब 510 को 46 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23,460, यानी कि ये वाला आंसर इसका सही है। एक बार गुणा करके आप चेक कर लीजिए, वैसे यही आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न से क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, परिमेय होगा या 0 होगा। तो प्यारे बच्चों हमको इस पैटर्न को देखना है कि 6q+5 ये क्या चीज है। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक संख्या है 20, ठीक है, और ये 20 को हम 2 से भागा देते हैं, 2 दाहिने के 20 करेंगे, सेसफल 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज है भाज्य, क्या क्या है भाज्य, अगला है भाजक, फिर है भागफल और एक है शेषफल। ठीक है, तो इसमें 4 चीजें, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चीज हो गया। तो देखिए समझिए इसको, ये होता क्या है, भाज्य जो होता है जिस संख्या को भाग देते हैं, यहाँ पर हम लोग 20 को भाग दे रहे हैं तो ये भाज्य हो जाएगा 20। जिस संख्या से भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं 2 से, तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक मतलब बांटने वाला, जिससे भाग देते हैं, तो 2 से भाग दे रहे हैं तो भाजक हो जाएगा 2। भागफल मतलब भाग देने के बाद जो फल आएगा, यानी कि भाग देने के बाद कितना आया 10 आया है तो भागफल हो जाएगा 10। और शेषफल जो भाग देने के बाद नीचे जो बच जाता है रिमाइंडर, उसको शेषफल कहते हैं। तो इसका यूज किया गया यहाँ पर 6q+5 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल किया गया है। तो किसी भी संख्या को, संख्या क्या होता है, अगर हम सम संख्या विषम संख्या को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से संख्या जो होगा, देखिए एक अनुमानित हम लोग संख्या लेंगे यहाँ पर देखिए कम से कम इतना तो समझ में आ रहा कि जो संख्या है भाजक 6 है, यानी कि ये संख्या जो है किसी भी संख्या को हम 6 से भाग दिए हैं और शेषफल भी 5 बच गया है, इसका मतलब कोई ना कोई वो संख्या था और वो संख्या डेफिनेटली 6 से बड़ा ही होगा। मान के चलिए वो संख्या 13 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 13 होगा, हम किससे भाग दे रहे हैं 6 से, तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद संख्या मान लेते हैं कितना होगा, अब 6 से भागा क्यों दे रहे हैं, समझ में आ रहा आपको, यहाँ पर भाजक जो है 6 है, इसीलिए हम हमेशा इसको 6 से ही भाग देंगे। तो देखिए फिर से अगर मान लेते हैं मेरे पास एक संख्या कितना 21, अब फिर से हम किससे भाग देंगे 6 से, 6 3 के 18,
कितना होगा, इसमें माइनस कर देंगे तो 8 9 10 11 3 बचेगा। उसके बाद एक संख्या मान लेते हैं 25, एक संख्या यहाँ पर है 25, ऐसे हम 6 से भागा देंगे तो 6 चौके 24। अब देखिए इतना सारा एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब था, देखिए यहाँ से शेषफल 1 बच रहा है, यहाँ से शेषफल 3 बच रहे हैं, शेषफल 1 बच रहा है। प्यारे बच्चों ऐसा क्यों हो रहा पता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम संख्या जो ले रहे हैं तो क्या है, विषम संख्या को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या को अगर हम 6 से भाग देंगे तो नो डाउट कि उसमें जो शेषफल आएगा ना उसे विषम संख्या ही आएगा। तो देखिए यहाँ जो है विषम संख्या 5 है। 5 क्या है, विषम है कि सम है, सम विषम नहीं समझ में आता देख लीजिए। जोड़ा वाला संख्या को कहते हैं सम संख्या और बिना जोड़ा वाला संख्या कहते हैं विषम संख्या। तो ये बिना जोड़ा वाला संख्या है, तो बिना जोड़ा वाला संख्या यानी कि विषम है, तो यहाँ पर शेषफल जो आ रहा है विषम आ रहा है, यानी कि ये जो संख्या है ना एक विषम संख्या है। विषम संख्या को जब हम 6 से भागा देंगे तो हमेशा शेषफल जो आएगा तो एक विषम संख्या ही आएगा, इसीलिए जो होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कोई संख्या a और b है, कोई संख्या a और b दिया रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक फार्मूला भी हम तुरंत बताए आपको, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ऐसा वाला कंडीशन ही यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ पर क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, इसमें देखिए यहाँ पर तो देखिए बी क्यू लिख दिया है और माइनस आर लिखा है, बी क्यू तो ठीक था लेकिन माइनस आर लिखा है। शेषफल को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर हम प्लस लिखे हैं तो यहाँ पर तो माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। बी और क्यू को गुना किया जाता है जबकि यहाँ पर भाग कर दिया है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि ए ये वाला आंसर ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 17 परिमेय संख्या समझिए पहले। परिमेय संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू का मतलब क्या है, जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। p और q कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ पर बोलने का रहता है, बोल देता है लोग a बटा b हम बोल सकते हैं, c बटा d बोल सकते हैं, m बटा n बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। फतेह की बात क्या है ना कि यहाँ पर ये जो है बट्टा में होना चाहिए संख्या, किसके रूप में होना चाहिए, बट्टे के रूप में। तो यहाँ पर हमको जो है परिमेय संख्या होगा तो बट्टा के रूप में होगा, जो संख्या को हम बट्टा के रूप में यानी कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा, और जिसको नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17 है, बताइए 17 को 17 बटा 1 लिखा जा सकता है, 17 को 17 बटा 2 लिखा जा सकता है। अच्छा 17 बटा 2 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन 17 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी कि परिमेय संख्या है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, 17 बटा 1 तो होगा ना, परिमेय है। 0 को वो हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटा 1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा आप जानते हैं कि हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 1 बटा 0 नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है ना, ये अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, ये सही है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए 225 यहाँ पर, 225 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15 होगा, और 15 को 15 बटा 1 इजीली लिख सकते हैं, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पाई को देखिए, पाई जो है ना सीधा सीधा अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई को जब हम देखेंगे ना ये तो अपरिमेय संख्या है। अब पाई का वैल्यू अगर 22/7 होता है, ठीक है। अब इसको आप विभाजित करने का प्रयास करेंगे तो दशमलव बाद ये संख्या कंटिन्यूसली जाते जाएगा, यानी कि पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। प्यारे बच्चों आपको पता है ये √3 जो है, सबसे पहले समझिए कि 3 क्या है, तो 3 है एक अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में रूट है, अगर यदि अभाज्य संख्या में आपको रूट दिखता है ना, √7, √3, √17,
√11 इस तरह से। तो ये जान लीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। क्यों कि अभाज्य संख्या में जब रूट डल जाता है तो क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या बन जाता है। तो देखिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में क्या है, रूट है। अब ये मैटर नहीं करता है कि ये दोनों बाकी क्या है। अगर यदि यहाँ √3 लगा हुआ है तो ये सारे के सारे अलग अलग संख्या नहीं है, ये सारे सारे एक संख्या है। तो ये होल जो नंबर है यानी कि पूरा संख्या जो है, ये सम्मिलित रूप से इसको हम अपरिमेय ही कहेंगे। किसके कारण, √3 के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। सेम चीज देखिए यहाँ पर √3 फिर से आ गया। अब इसमें मैटर नहीं करता है कि दो क्या है, √3 और 2 अलग अलग संख्या नहीं है, एक ही संख्या का ही पार्ट्स है। तो ये होल पूरा नंबर जो हो जाएगा सो अपरिमेय होगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस R में b क्या है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। फार्मूला होता है भाज्य बराबर, फार्मूला बोल लीजिए या इसका संबंध बोल लीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो ये फार्मूला। अब इसमें देखिए a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, r क्या है, शेषफल है। तो b क्या है, b क्या है आपका, भाजक है। भाजक ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में ही भाजक है। राइट आंसर 10 हो जाएगा बी। अब देखिए 11, पाई किस प्रकार की संख्या, अभी हम लोग चर्चा किए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, ACF A गुना B यानी कि ACF जो है, और यहाँ देखिए गुना LCM लिखा है। तो यहाँ होता है, अभी हम लोग क्या लिखे थे, लसा गुना मस्सा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक बार लिख देता हूं मैं फिर से, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मस्सा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, मस्सा गुना लसा है यानी कि ACF गुना LCM बराबर है, इधर क्या हो जाएगा, इसको पलट दिया गया इधर, इसको मैं इसको उल्टा साइड से लिख दिया हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लसा गुना मस्सा, तो यहाँ क्या है, लसा गुना मस्सा, इधर क्या हो जाना चाहिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या क्या दिख रहा है, a, दूसरी संख्या क्या है, b। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि b, तो यहाँ पे होना चाहिए b। देखिए ऑप्शन में है क्या, कहीं पर b, ऑप्शन में है b a में, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए इस तरह से हम लोगों का ये जो पहला चैप्टर है, इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट्स का और भी क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नो डाउट उसको डाल दिया करूंगा। अब अगले जो वीडियो आएंगे उसमें आपका मैं 2 टाइप्स, जो 2 नंबर के टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर टाइप्स के होंगे, उसको मैं शामिल करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। उम्मीद रखिए आप, मैं आपको वीडियो लगातार दूंगा। कुछ टाइप में था मेरे साथ दिक्कत, इसलिए नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, आपको अच्छा मार्क्स लाना है। बाय बाय प्यारे बच्चों।